हेलो वांगशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वयिंग वांगजी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था और वो इतनी बारिश में भी ऐसे ही बाहर निकल गया था। वांगजी को पता था कि वयिंग इस वक्त अकेला रहना चाहता है। वांगजी अपने रूम में वयिंग के आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ टाइम बाद वयिंग जब उनके रूम में आता है तो वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। वो जानबूझकर दबे पांव चल रहा था, जैसे उसे डर हो कि वो वांगजी को कहीं जगह न दे। हालांकि वांगजी ऑलरेडी जगा हुआ था। इतनी डार्क और रेनी नाइट में जब वयिंग बाहर निकल जाए तो वांगजी कैसे सो सकता था। वयिंग चुपके से जाकर वांगजी के पास ही लेट जाता है। वांगजी वैसे तो अपनी आंखें बंद किए हुए था, लेकिन उसका स्टिफ पोस्चर थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिससे वयिंग तुरंत उससे कहता है, लंजा तुम जगे हुए हो ना। धीरे धीरे वांगजी आखिरकार अपनी आंखें खोलता है तो वयिंग उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस सिचुएशन पर तुम्हारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। आखिर तुम्हें भी तो मेरे साथ इस शादी में बांध दिया गया है। जितना फ्रस्ट्रेटेड मैं हूँ उतना तुम्हें भी हक है होने का। वांगजी को पता था कि वयिंग यहाँ बिल्कुल गलत है। वांगजी को कोई इस शादी में बांधा नहीं गया है। उसने खुद वयिंग को अपने पार्टनर के रूप में चुना था। लेकिन वयिंग के ये शब्द उसके दिल को बहुत दर्द पहुँचा रहे थे। उसे लगने लगा था कि शायद वयिंग भी उसके लिए फीलिंग्स रखता होगा, लेकिन ये सब सुनने के बाद उसे सब कुछ झूठ लग रहा था। वयिंग फिर उससे कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ लंजा, मैं पहले भी नहीं था और ना अब हूँ। तुम तो हमेशा मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आए हो। क्या पता मेरी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ कर दी जाती जो मुझे हर्ट करता या मुझे मिसट्रीट करता, लेकिन मैं लकी हूँ जो मेरी शादी तुमसे की गई। वांगजी इस वक्त उससे बहुत कुछ कहना चाहता था। उससे माफ़ी मांगना चाहता था और उसे प्रॉमिस करना चाहता था कि एक दिन वयिंग ये सब से बिल्कुल आज़ाद होगा और वो सब कर सकेगा जो भी वो चाहता है। उसे एक ऐसी शादी में पड़ने की ज़रूरत नहीं जहां वो अपने हस्बैंड से प्यार ही नहीं करता। वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए वयिंग से कहता है, अगली बार से अगर तुम बाहर जाना चाहो तो इस तरह मत करना। वयिंग उससे कहता है, मतलब? वांगजी उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं रखूँगा। अगर तुम जाना चाहते हो तुम बिल्कुल आज़ाद हो कहीं भी जाने के लिए और कितने भी लंबे समय तक के लिए, लेकिन आगे से इस तरह रात के समय मत जाना, स्पेशली जब मौसम इतना ख़राब है और बारिश हो रही है। वयिंग उससे कहता है, ठीक है लंजा। तभी वांगजी अपना ब्लैंकेट हटाते हुए उठने लगता है। वयिंग उससे कहता है, लंजा मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था, तुम क्या कर रहे हो? वांगजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरे साथ चलो, मैंने हॉट वाटर का इंतज़ाम कर दिया है। वयिंग उससे कहता है, लेकिन लंजा इतनी रात हो गई है। वांगजी उससे कहता है, तुम इतनी देर से ठंड में बारिश में बाहर थे, तुम बीमार हो सकते हो। वयिंग थोड़ी देर के लिए वांगजी को देखता ही रहता है और फिर वो उससे हाँ कर देता है। वांगजी तुरंत अपने आउटर रोब्स निकाल कर बाहर जाता है और इन स्टाफ मेंबर्स के साथ कुछ हॉट वाटर लेकर आता है। स्टाफ मेंबर्स के जाने के बाद वांगजी प्राइवेसी स्क्रीन के पास 2 कैंडल्स जला देता है। वयिंग धीरे धीरे बाथ लेने के लिए आगे बढ़ता है। बाहर जाने की वजह से वांगजी के इनर रोब्स और उसके हेयर वेट हो गए थे, जो उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गए थे। वयिंग वहीं रुक जाता है और वांगजी को काफ़ी देर तक देखता ही रहता है। और कुछ टाइम बाद वो वांगजी से कहता है, क्या मेरा हस्बैंड बाथ लेने में मेरी मदद कर सकता है? वांगजी के फेस एक्सप्रेशन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे और वो जेंटली हाँ में अपना सिर हिला देता है। वांगजी धीरे धीरे वयिंग के शोल्डर से उसकी आउटर लेयर्स उतारना शुरू कर देता है। इस वक्त वयिंग बिल्कुल शांत था। हमेशा की तरह ना ही वो वांगजी को टीज कर रहा था और ना ही उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वयिंग अब सिर्फ अपनी इनर लेयर में था। वांगजी उसे भी धीरे धीरे करके हटाने लगता है। वांगजी फील कर सकता था कि वयिंग की स्किन बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी। वयिंग के इनर रोब्स उसके वेट शोल्डर से होते हुए अब उसकी स्लिम वेस्ट तक आ चुके थे। वयिंग की अपर बॉडी पूरी तरीके से वांगजी को शो हो रही थी, लेकिन वो बार बार इधर उधर नजरें करने लगता है। वयिंग अब सिर्फ अपने वेट इनर ट्राउजर्स में था। वो वांगजी से कहता है, लंजा ये मैं खुद कर लूँगा। वांगजी तुरंत पीछे हट जाता है। वयिंग अब प्राइवेसी स्क्रीन के पीछे चला गया था और वांगजी बेड पर आकर लेट गया था।
उसे वुयिंग की बात लेने की सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पानी किस तरह उसकी स्किन को टच कर रहा था, किस तरह वो अपने बालों में हाथ फिरा रहा था, ये सब वांग जी सुन सकता था। कुछ टाइम बाद वुयिंग प्राइवेसी स्क्रीन से बाहर निकल कर आता है। उसकी पूरी बॉडी वेट थी, बाल खुले हुए थे जो शोल्डर्स पर आ रहे थे, और वो नेकेड था। वुयिंग कुछ टाइम तक वांग जी को ही देखता रहता है, जैसे वो वांग जी के रिएक्शन को नोटिस करना चाहता हो। और वांग जी उसे ऐसे देखे जा रहा था जैसे वो किसी स्पेल के कंट्रोल में हो। वो वुयिंग से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। वुयिंग का हर बॉडी पार्ट उसे क्लियरली दिख रहा था, और बहुत ज़्यादा हीट की वजह से उसका विज़न ब्लर होने लगा था। वांग जी की नज़रों में वुयिंग हेड टू टो ब्यूटीफुल था, और अब वो उसकी वाइल्ड फैंटेसी भी बन गया था। वुयिंग तुरंत पास ही पड़ा हुआ अपना इनर रोब उठाता है और अपनी बॉडी को ढक लेता है। वांग जी तुरंत अपनी नज़र उससे हटा लेता है और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। उसकी पूरी स्किन इस वक्त ओवर हीटेड हो गई थी और माउथ बुरी तरह ड्राई था। उसे पता था कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है। वुयिंग की नेकेड बॉडी उसे लस्टफुल बना रही थी। ऐसी फीलिंग उसे पहले कभी नहीं हुई थी। वो अपनी आंखें टाइटली बंद करके लेट जाता है। कुछ टाइम बाद वुयिंग भी बेड पर आकर लेटता है। वुयिंग वांग जी के इतने नज़दीक था कि उसकी ब्रीदिंग वांग जी को अपनी स्किन पर फील हो रही थी। वो फिर से अपने हाथों में टाइटली मुट्ठी बांधता है और आंखें बंद करता है। वो खुद को समझाता है कि वो इस तरह वुयिंग को अपना नहीं बना सकता। ये अनडिसिप्लिन्ड है, अनरूली है। इन सभी थॉट्स के साथ ही वांग जी पूरी रात भर नहीं सो पाया था। अब सुबह होती है। वुयिंग के साथ ब्रेकफास्ट करने पर, उसके साथ टी लेने पर भी वांग जी अपनी सेंसेशन को कम नहीं कर पा रहा था। हालांकि ये गलत नहीं था अपने लाइफ पार्टनर के लिए फैंटेसीज रखना, लेकिन फिर भी उसे ये प्रॉपर नहीं लग रहा था। अचानक से वुयिंग उससे पूछता है, तो क्या आज हमें गुसू वापस चलना चाहिए? वांग जी उससे मना कर देता है। वुयिंग कहता है, लेकिन क्यों? वांग जी कहता है, जैसा कि तुमने कहा था, पहले हमें उस विलेज में जाना चाहिए। नाइट हंट पर जाना ज़रूरी है, वहाँ लोगों को हमारी ज़रूरत है। वुयिंग कहता है, तुमने ही तो कहा था कि सेक्ट कॉन्फ्रेंस में हमारा जाना ज़रूरी है, हम उसे मिस नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, हाँ, लेकिन आगे और भी कॉन्फ्रेंसेस होंगी जिसमें तुम मेरे साथ चलना। फ़िलहाल हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है, मेरे सेक्ट के लोग समझ जाएंगे। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, क्या तुम श्योर हो? लगता तो नहीं है कि तुम्हारे सेक्ट के लोग इतने अंडरस्टैंडिंग होंगे। वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वुयिंग सीक्रेटली नोटिस कर लेता है कि वांग जी एक हिडन स्माइल दे रहा था। अगले दिन दोनों विलेज में उन दोनों मॉन्स्टर को ट्रैक करने के लिए निकल जाते हैं, जिन्हें ट्रैक करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। वुयिंग के पास उसकी बनाई हुई कंपास थी जो रिसेंटफुल एनर्जी को डिटेक्ट कर सकती थी। विलेज में जाने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि दोनों मॉन्स्टर्स मंकी जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स थे, जो ट्री के थ्रू अटैक भी कर सकते थे। वो दोनों उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर्स ट्रीज़ के थ्रू जंप करते हुए जा रहे थे और उन्होंने लैंड पर अभी तक कदम भी नहीं रखा था। वुयिंग और वांग जी ट्रीज़ पर पड़े हुए स्क्रैचेस के थ्रू उन्हें कैच करने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी एक मॉन्स्टर के पीछे आगे जा रहा था, तभी वो वुयिंग के पीछे से चीखने की आवाज़ें सुनता है। वांग जी जब पीछे मुड़कर देखता है तो वुयिंग एक बैम्बू ट्री के सहारे घायल पड़ा हुआ था। उन मॉन्स्टर्स ने उस पर हमला कर दिया था। वो दोनों वहाँ से बचकर भागने लगे थे। वांग जी ये देख सकता था। एक कल्टीवेटर होने के नाते वांग जी को पहले उनका पीछा करना चाहिए था, लेकिन वो तुरंत वुयिंग के नज़दीक आता है। वुयिंग के मुंह से काफ़ी सारा ब्लड निकलता है और वो वांग जी से कहता है, लंजा, मैं ठीक हूँ, तुम उनका पीछा करो। वांग जी को पहले कभी भी किसी भी नाइट हंट में इतना डर कभी नहीं लगा था। वुयिंग को ऐसी हालत में देखकर वो बिल्कुल फ्रोज़न हो गया था। तभी वुयिंग उससे घायल हालत में ही कहता है, लंजा, मैंने रीबाउंडेड कर्स का इस्तेमाल किया है, तुम प्लीज़ उनके पीछे जाओ। वांग जी उससे कहता है, बिल्कुल नहीं। वांग जी को पता था रीबाउंडेड कर्स का इस्तेमाल करने का मतलब है कि वुयिंग ने उस क्रिएचर को बुरी तरह घायल किया है, लेकिन क्योंकि वो एक रीबाउंडेड कर्स है तो वो वुयिंग की बॉडी पर भी ट्रांसफ़र हुआ है। इवनिंग का समय हो गया था और अंधेरा होने लगा था। वांग जी तुरंत वुयिंग को गोद में उठाता है और टाउन की तरफ वापस ले आता है।
वो वुयिंग को उसके रूम में लेकर आता है, उसे बेड पर लेटाता है। वुयिंग उस कर्ज की वजह से बेहोश हो गया था। उसे ब्रीदिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर स्वेट था। वांग जी तुरंत वुयिंग की लेयर्स को फाड़ता है जब तक उसकी चेस्ट पूरी तरीके से बेयर ना हो जाए। उसे तुरंत वुयिंग की बॉडी पर वो कर्ज मार्क दिख जाता है। वो अपनी 2 फिंगर्स उस मार्क पर रखता है और तुरंत उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। काफ़ी लंबे समय तक वांग जी उसे ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी दिए जा रहा था। अब वांग जी इतना वीक हो गया था कि उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। धीरे धीरे जब वुयिंग होश में आता है, वांग जी की हालत देखते हुए वो गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहता है, तुमने क्या किया है लंजा? वांग जी कुछ नहीं कह पा रहा था। जैसे ही वो कुछ कहने की कोशिश करता है, उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वुयिंग तुरंत वांग जी के फोरहेड पर हाथ रखता है, जो बहुत बुरी तरह गर्म हो गया था। वुयिंग उससे कहता है, तुम बेवकूफ़ हो लंजा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वुयिंग तुरंत एक वेट क्लॉथ निकालता है और वांग जी की हीटेड स्किन पर उसे लगाता है। वो वांग जी से कहता है, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ लंजा। तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तुम चाहते हो कि मैं 20 साल की उम्र में ही विडो बन जाऊं? वुयिंग उसे बहुत कुछ बोले जा रहा था। धीरे धीरे वांग जी को नींद आ जाती है और फिर वांग जी को फील होता है कि वुयिंग उसकी चेस्ट पर ही सिर रखकर सो गया था। जब वांग जी नींद से जागता है तो वो तुरंत बेड पर अपनी सीटेड पोजीशन में बैठ जाता है, जिससे वो अपनी एनर्जी को कल्टीवेट कर सके। तभी वांग जी देखता है कि बेड साइड पर वुयिंग फ्लोर पर अपने घुटने रखे हुए लेटा हुआ था। उसके हाथ में वेट क्लॉथ था। वांग जी अभी भी काफ़ी वीक था। उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो फिर से सो जाता है, लेकिन इस बार जब वो उठता है तो उसी बॉडी में बिल्कुल पेन फील नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो खुद को देखता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि क्या वो सपना देख रहा है, क्योंकि उसके कपड़े गायब थे, जिसका मतलब है कि वुयिंग ने उसे अनड्रेस किया होगा, शायद उसके बॉडी पर लगे हुए ब्लड को क्लीन करने के लिए। वो बेड के पास से अपने रोब्स को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो फिर से बेड पर लेट जाता है। तभी वुयिंग दरवाजे से अंदर आता है। वो वांग जी को देखकर कहता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है लंजा? मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गया था, इसलिए मैं भाग गया था उन मॉन्स्टर्स के पीछे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए उन्हें हंट करना बहुत आसान था। वांग जी एकदम स्लो वॉइस में उससे कहता है, थैंक यू वुयिंग। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और वो कर्ज मेरी बॉडी पर था। मैं उसे खुद डील कर लेता। तुम बीच में क्यों पड़े? जब तुम अच्छे से होश में आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से डांटने वाला हूँ। मैं तुम्हें इतना डांटूंगा कि तुम अपने अंकल्स के पास जाकर रोने लगोगे। वांग जी उससे कुछ नहीं कहता, बस हमेशा की तरह सिर्फ कहता है। उसके बाद शायद वांग जी फिर से सो गया था, क्योंकि जब वो नींद से उठता है तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था और वुयिंग उसके पास सोया हुआ था। वुयिंग लाइटली खर्राटे ले रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसने आधे से ज़्यादा बेड की जगह घेर रखी थी। उसके बाल उसके फेस पर आ रहे थे। वांग जी उसे देखकर सोचने लगता है, वो मेरा है। उस रात वो दोनों बिल्कुल कंफर्टेबली सोए हुए थे। वुयिंग की जब आंखें खुलती हैं तो वो वांग जी से पूछता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वांग जी उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, और तुम? वुयिंग यॉर्निंग करते हुए कहता है, तुम्हें सोने में इतना क्या मज़ा आ रहा है जो तुम बार बार सो जाते हो? लेकिन मुझे याद आया, मैं तो तुम पर चिल्लाने वाला था ना। लंजा, तुम क्या सोच रहे थे? वांग जी क्वाइटली उससे कहता है, तुम हर्ट थे। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, आज के बाद मेरे लिए कभी भी कुछ मत करना, समझ गए ना? कर्ज जैसी मामूली चीज़ है, मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। वांग जी उससे पूछता है, और मैं नहीं कर सकता क्या? वुयिंग कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम्हें फिर भी वो नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस तरह हर्ट देखकर मुझे अच्छा लगा होगा? वांग जी उससे कहता है, अभी तुमने खुद कहा ना, कर्ज एक इजी चीज़ है, तो मैं बस वही हटा रहा था। मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हारे अगेंस्ट जाकर कुछ किया हो तो, लेकिन तुम्हें पेन से बचाना मेरा काम है। वुयिंग फिर उससे कहता है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना।
अब वेइंग और वांग जी दोनों ही पूरी तरीके से रिकवर हो गए थे और अगले टाउन में ट्रैवल करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो मॉन्स्टर्स कभी कभी ह्यूमन फॉर्म लेकर वुमेन को सेड्यूस किया करते थे सेक्सुअल डिज़ायर के लिए। जब उस विलेज में जाकर वो दोनों वहाँ के लोगों से पूछताछ करते हैं तो विलेजर्स उन्हें ब्रोथल्स के बारे में बताते हैं जहाँ इस तरीके के अटैक्स देखे गए हैं। वो यिंग वांग जी से कहता है, लंजा, क्या तुम कभी ब्रोथल गए हो? वांग जी को पता था कि वो यिंग जानबूझकर उसे टीज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। वांग जी बस गुस्से में वो यिंग को देखने लगता है। वो यिंग हंसते हुए कहता है, मुझे पता है तुम कभी नहीं गए होंगे। वांग जी हेजिटेट करते हुए उससे पूछता है, क्या तुम कभी गए हो? वो यिंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल मैं गया हूँ। एक बार नहीं, मैं तो कई बार गया हूँ। वांग जी के चेहरे पर गुस्सा वो यिंग साफ देख सकता था। वांग जी तुरंत अपनी तलवार लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो यिंग उसे पकड़ते हुए कहता है, रुको लंजा, मैं मजाक कर रहा था, मैं कभी नहीं गया, तुम नाराज़ क्यों हो जाते हो? वांग जी फाइनली चैन की सांस लेता है और वो यिंग से कहता है, अगर तुम नहीं गए तो फिर तुमने ऐसे क्यों कहा? वो यिंग उससे कहता है, पता नहीं, तुम्हें तो पता है ना, मुझे बस इस तरह मजाक करने की आदत है। वांग जी फिर उससे कहता है, लेकिन वो मन में सोच रहा था वो यिंग ब्रोथल्स ज़रूर नहीं गया होगा, लेकिन वो इन मैटर्स में बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा। वो यिंग हमेशा क्लाउड रिसेस में फ्लर्ट किया करता था। वो यिंग ने काफ़ी लड़कियों को शायद किस भी किया होगा। ये सब सोचकर वांग जी जेलसी से पागल हुआ जा रहा था। ऐसी फेसलेस वुमेन को इमेजिन करने लगा था जो वो यिंग से मिली होंगी, वो यिंग को टच किया होगा और उसे किस किया होगा। वो यिंग वांग जी से बोले जा रहा था, वैसे तो मैं आज पहली बार ब्रोथल जाने वाला हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर लूँगा, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है लंजा। लेकिन तभी वो देखता है कि वांग जी उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसके फेस के एक्सप्रेशंस बहुत अजीब से हुए जा रहे थे। वो वांग जी के सामने फिंगर ले जाते हुए कहता है, क्या हुआ लंजा, तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं कह रहा था कि मैं ब्रोथल में सब संभाल लूँगा, कोई तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं तुम्हारे ओनर को बचाने के लिए वहाँ मौजूद सारी वुमेन से लड़ लूँगा, क्योंकि गलती तो उन बेचारी वुमेन की भी नहीं होगी, तुम हो ही इतने ब्यूटीफुल, वो तुम्हारे नज़दीक आना चाहेंगी। वांग जी फिर उसे एक एंग्री लुक देता है तो वो ही कहता है, लंजा, स्वीट लंजा, तुम इतने इनोसेंट क्यों हो? मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने में, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई टच ना करे, मैं ऐसे कैसे किसी को अपने हस्बैंड को चुराने दे सकता हूँ? वांग जी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, वो यिंग, तुम क्या बातें कर रहे हो? वो यिंग उसके शोल्डर्स पर हाथ रखते हुए कहता है, लंजा, हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ सिर्फ सेक्स का काम होता है। वहाँ बहुत सारी वुमेन होंगी जिनकी गंदी नज़र तुम पर होगी। मुझे ये तुम्हें बताते हुए थोड़ी शर्म तो आ रही है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने तुम्हें देखने के बाद तुम्हारे साथ सोने के बारे में ना सोचा हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लंजा। वांग जी उससे कहता है, वो यिंग, क्या तुम अपने बारे में भी बातें कर रहे हो? वो यिंग सडनली उससे अपना हाथ हटा लेता है और हेजिटेट करते हुए कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। वांग जी तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, लास्ट विटनेस ने बताया था कि चेनशान में एक ब्रोथल है जहां हमला हुआ था एक यंग वुमन पर जो रेगुलरली विजिट किया करती थी। वो यिंग तुरंत उससे कहता है, हाँ लंजा, हमें वही चलना चाहिए, अगर हम अपनी तलवारों का इस्तेमाल करेंगे तो हम शाम तक पहुंच जाएंगे। अपनी ऑकवर्ड सिचुएशन से टॉपिक चेंज करते हुए वो यिंग और वांग जी दोनों चेनशान की तरफ निकल जाते हैं। आखिरकार वो दोनों ब्रोथल की तरफ पहुंच जाते हैं। जिस तरीके की ड्रामेटिक बातें वो यिंग ने वांग जी से कही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रोथल की एंट्री पर उन दोनों को कोई नोटिस भी नहीं करता, बल्कि वहाँ के लोग उन्हें कंफ्यूज्ड लुक दे रहे थे। वो यिंग ऑडली अपने सिर पर स्क्रैच करते हुए कहता है, लंजा, ये वैसा तो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तभी एक लेडी जिसने डार्क रेड लिपस्टिक्स लगाई हुई थी और उसने गाउन पहना हुआ था, वो उन दोनों की तरफ आती है और वो उन दोनों से कहती है, आप दोनों को कैसी सर्विस चाहिए यंग मास्टर्स? उस लेडी की नज़रें बार बार वांग जी की तरफ थी। वो यिंग तुरंत वांग जी के सामने आ जाता है जैसे उसे फिजिकली शील्ड कर रहा हो, और वो उस लेडी से कहता है, हमें कैसी भी सर्विस नहीं चाहिए, हम यहाँ बस कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं।
वो लेडी अचानक से सरप्राइज हो जाती है और वुयिंग को हेड टू टो देखते हुए कहती है, क्या आप श्योर हैं प्रीटी गागा? दूसरी तरफ वुयिंग के पीछे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वुयिंग उस लेडी से कहता है, हाँ हम बस यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए ही आए हुए हैं। तभी वो वुमेन वुयिंग के नज़दीक आती है, उसके फेस पर फिंगर फहराते हुए और अपने लिप्स पर पाउच बनाते हुए कहती है, क्या आप श्योर हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपका माइंड चेंज कर सकूं? तभी वांग जी उस लेडी की तरफ कोल्डली देखते हुए कहता है, अपना हाथ हटाओ। और उस लेडी की सारी अटेंशन अब वांग जी पर चली जाती है। वुयिंग फिर नर्वसली हंसते हुए वांग जी की तरफ चला जाता है और उस लेडी से कहता है, आप देख ही सकती हैं ना, मैं यहाँ सच में किसी और काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आया हूँ। वो वुमेन मुंह बनाते हुए कहती है, मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली। वुयिंग वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, जे प्लीज़ ऐसा मत करिए, ये मेरा हस्बैंड है। उस लेडी की नज़र फिर वांग जी की तरफ जाती है और वो वुयिंग से कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे जैसे रास्कल की शादी एक एंजल प्रिंस के साथ कैसे हो सकती है? वुयिंग अपनी रेपुटेशन बचाते हुए कहता है, आप ऐसा नहीं कह सकती, मैं युनमग में 4th मोस्ट हैंडसम मैन था। वो लेडी कहती है, मैं तुम्हारे जैसे झूठे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली, डायरेक्ट मेरे फेस पर झूठ बोल रहे हो। वुयिंग फिर उससे कहता है, मैं सच में झूठ नहीं कह रहा, हम दोनों मैरिड हैं। तो वो वुमेन उससे कहती है, अगर ऐसा है तो मेरे सामने उसे किस करके दिखाओ। ये सुनते ही वांग जी की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। वो लेडी वुयिंग से फिर कहती है, तुम नहीं कर सकते ना, मुझे पता था। वो मुड़कर जाने लगती है। तभी वुयिंग कहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। मैं लंजा को ऑल द टाइम किस करता रहता हूँ, तो आज क्या प्रॉब्लम है ना लंजा? ऐसा कहकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी स्लोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। वुयिंग अब धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। उसका एक हाथ अब वांग जी की चेस्ट पर था। दोनों की हार्ट बीट्स इतनी फास्ट हो गई थी और अगले ही पल वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो एक शाय किस था, उन दोनों के लिप्स एक दूसरे को बस टच ही हो रहे थे। दोनों के फेस बुरी तरह ब्लश करने लगे थे। वुयिंग जब पीछे हटता है तो उसके लिप्स पहले से भी ज़्यादा पिंक हो गए थे और थोड़े शाइनी हो गए थे, लेकिन अभी भी उसके फेस पर एक हंग्री लुक था जिससे वो वांग जी की लिप्स की तरफ देखे जा रहा था। एक बार फिर वो वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और इस बार वो पहले से ज़्यादा हार्ड किस उसे करता है। ये उन दोनों का पहला किस था। वांग जी पहले बहुत डर रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे वुयिंग की बैक पर अपना हाथ ले जाता है और उसे अपनी तरफ और खींचने लगता है, जिससे उनका किस और भी डीप हो जाता है। वुयिंग के हाथ वांग जी के रोब्स के अंदर थे और वहाँ के आसपास के लोग उन दोनों की किसिंग साउंड सुन सकते थे। काफ़ी टाइम बाद जब वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, वुयिंग को रियलाइज़ होता है कि उनके आसपास और भी लोग थे जो उनकी तरफ घूरे जा रहे थे। 2 लेडीज़ जो उनके जस्ट पीछे खड़ी थी, वो उन दोनों के किस को देखकर बुरी तरह ब्लश करने लगी थी। तभी वो लेडी उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया, लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। थैंक्स फॉर द शो, अब तुम मेरे साथ अंदर चल सकते हो। वुयिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।